अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दर हकीकत में बिलाल एहसन आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क में मुआशी और सियासी तौर पर बेचैनी जारी है। गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ से हमारे बड़े ताजिरों और सनतकारों की जी मुलाकात के बाद अभी तक जो है वो उनकी तरफ से ताजिरों और सनतकारों की तरफ से जो है कुछ खामोशी है, लेकिन हमारे छोटे और दरमियानी ताजिरों की जो अपनी जद्दोजहद है वो मुसलसल जारी है। उनके एहतजाज और मुजाहरे और इलामती भूख हड़ताल का सिलसिला भी जारी है। FBR के हवाले से छोटे बड़े ताजिर तमाम के तमाम जो है मुत्तफ़क़ा तौर पर उनके खिलाफ हैं और उनकी पॉलिसियों से नाला नजर आते हैं। हत्ता कि FBR की अपनी जो पॉलिसी हैं वो इतनी मुहिम है कि अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आइंदा के लिए उनकी पॉलिसी हतमी फैसला क्या होगा। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के घेरे में है, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च के हवाले से 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का फैसला किया है। उसकी तरफ वो पेशकदमी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की तमाम मशीनरी जो है वो इस मार्च को रोकने में लग गई है और आर्जी तौर पर मईशत और कश्मीर का मामला जो है वो पसे पुष्ट चला गया है। इसके साथ साथ हमारे SMEs मुल्क दी हड़ताल के लिए जो उन्होंने कॉल दी है वो भी बड़ी खतरनाक डेट है, यानी 29 और 30 अक्टूबर, यानी मुल्क दी तौर पर उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये ताजिर और सनतकार मुआशी तौर पर इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं हुकूमती पॉलिसी से कि क्या फजल रहमान की आज़ादी मार्च की ये हिमायत में या उनकी तसलसल के तौर पर ये तमाम उन्होंने ऐलानात किए। इन्हीं सब को जानने के लिए कि दरहकीकत पस मंज़र क्या है, हमने आज ये महफिल सजाई है और इस महफिल को जो रौनक बख्शा है जिन मेहमानों ने, उनसे मैं आपका सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब उस्मान अली साहब। ये हैं साबिक चेयरमैन नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री और इसके अलावा ये कि ट्रैवल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी साबिक सदर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं हकीम शाह साहब। हकीम शाह साहब जो है ये SMEs के जो लीडरान है, जिसमें कि चेयरमैन है ये ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के हकीम शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप दोनों हजरात ने यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इस इंट्रो के साथ ही मैं, चूंकि मेहमानों से इन गुफ्तगू पे हम आगाज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद जब दोबारा हाजिर आएंगे तो यकीनी तौर पर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में मुआशी और सियासी तौर पर बेचैनी जारी है। गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ की जानिब से सनतकारों से मुलाकात के बाद बड़े ताजिर खामोश हैं, लेकिन छोटे और दरमियाने ताजिरों की जानिब से मुसलसल अपने हुकूक के लिए मुजाहरे और एहतजाज हनूज जारी है और इंतहाई इकदाम के तौर पर 29 और 30 अक्टूबर को मुल्क गिरी हड़ताल की कॉल दे दी है। FBR के खिलाफ तकरीबन तमाम छोटे और बड़े ताजिर मुत्तहद हैं। FBR का मौक़िफ़ भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि उन्होंने पॉलिसी क्या बनाई है, जबकि गुज़श्ता दिनों अदालत ने भी FBR को एक नाकाम इदारा करार दिया था। दूसरी जानिब हुकूमत सियासी तौर पर भी अपोजिशन की जानिब से घेरे में है। 31 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज़ादी मार्च का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से हुकूमत की तवज्जो आर्जी तौर पर मईशत और कश्मीर के इशू से हट गई है। तीसरी जानिब अवाम महंगाई के तूफान से परेशान हैं। रोज़मर्रा की अशिया खोर व नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज, आलू, आटा, दाल, चावल और तकरीबन तमाम चीज़ों के नरखों में इजाफा हो चुका है। रही सही कसर हुकूमती इदारे महंगाई को कंट्रोल करने में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं रखते और सबसे अहम इशू FATF के शराइत हैं। गो कि आर्जी तौर पर फरवरी 2020 तक हुकूमत को मोहलत मिल गई है, लेकिन दुश्मन ताक में है कि ज़रा सी लापरवाही पर मोहलिक वार कर सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं दर हकीकत में, और जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि उस्मान अली साहब और हकीम शाह साहब आज इस हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ और उस्मान साहब से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। पहली बात तो सबसे पहले बता दीजिए कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल कैसी है? बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया, और जहाँ तक सवाल है मुल्क की माशी सूरत हाल कैसी है, तो मुल्क की माशी सूरत हाल तो आज नहीं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ख़राब चली आ रही है।
और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसमें कोई मवाजना नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा करंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है और वो हुकूमत को परेशान करता है और उसके लिए सारी महंगाई और ये डिवेल्यूएशन तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही आपके पास टूल है जो इसको आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, वो है आपकी एक्सपोर्ट टारगेट्स। अगर आप अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स को बढ़ाने की कोशिश करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें तो कोई वजह नहीं है कि ये आपका करंट डेफिसिट कंट्रोल हो सके। अब एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रही, एक्सपोर्ट क्यों इतने दिनों से जो है वो वहीं पे घूम रही है, वो उससे ज़्यादा जो है वो नहीं जा पा रही। आप वहीं पे 25 बिलियन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कभी वो 24 हो जाती है, कभी 22 हो जाती है। उसकी क्या वजह है? ये वो मेजर्स हैं। अभी तो मेरे ख्याल में 17-18 के करीब है जी, 17-18 है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। वो ये फिगर्स उसी अराउंड चल रहे होते हैं। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कभी भी अपनी इंडस्ट्री को इस बात पर एवेल्यूएट ही नहीं किया कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, वो उसके मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। देखिए, क्वालिटी तो बात की बात है। सबसे पहले आपसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बाहर का जो इम्पोर्टर है वो पहले आपसे प्राइस की बात करता है। प्राइस जब आपकी तय हो जाती है फिर वो क्वालिटी की बात करता है, फिर वो क्वांटिटी की बात करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस के ऊपर हैं। अब मसला ये है कि हमें यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी प्लस दिया, जीएसपी प्लस का स्टेटस दे दिया, लेकिन उस जीएसपी प्लस के स्टेटस को हम एंजॉय नहीं कर सके। हमारी सिर्फ थोड़ी सी टेक्सटाइल जो है वो वहाँ पे इम्प्रूव हुई, बाकी कोई हम नया आइटम जीएसपी प्लस में नहीं डाल सके, नहीं लेके जा सके। और जब हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस है यूरोप के लिए, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट नहीं बन पाई। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो इनपुट है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक हमारी इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल नहीं होगी, हम इंटरनेशनल मार्केट में उन लोगों के मुकाबले में ना सकेंगे। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर वाली सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त चाइना का है। चाइना की इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत कम है पूरी दुनिया के अंदर, और वो उसके पूरा फोकस जो है वो अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर है। और ये वजह है कि आज वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गया है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हो कि एक्सपोर्ट इस वक्त हमारी 17 से 18 अरब डॉलर तक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है मेजर वो टेक्सटाइल है, 12 बिलियन। अब 12 बिलियन डॉलर। अब सवाल ये पैदा होता है कि 12 बिलियन डॉलर हमारे पास अगर टेक्सटाइल है, और तो बाकी जो 6 अरब डॉलर है, जिसमें कि आपका राइस हो गया, आपके दीगर जो फूड आइटम, कॉटन हो गई सारी। लेकिन बात वही है कि हमारे ताजिर जो है सबसे ज़्यादा जिनका कि वो एक पीछे पड़े होते हैं टेक्सटाइल। इसके अलावा टेक्सटाइल के अलावा हमने इंजीनियरिंग की सनत की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी। उसकी क्या वजूहत है? सर, मैंने बताया ना, देखिए, जब आपकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा हैं, आपके गैस महंगी, तो ये तो आपका टेक्सटाइल पे भी एप्लीकेबल है। जी। तो फिर भी उसके बाद उसकी तो अपनी टारगेट तो बढ़ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि उसमें फिर भी नहीं। देखिए, टेक्सटाइल इस वक्त हमारी जो होनी चाहिए, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, ये 50 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 25 बिलियन हमने जो है ये टारगेट अचीव कर लिया था 2012 में। आज 2012 से भी पहले हमने जो है वो 25 बिलियन का टारगेट अचीव किया, तो हमें तो आज 50 बिलियन पे होना चाहिए। हम क्यों रिड्यूस हुए? जो पिछले दिनों जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ये पिछले 10 सालों से टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई है टेक्सटाइल की। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, जिन लोगों ने पैसा डाला और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की, वो आज तमाम यूनिट एक बड़ी परेशानी का शिकार हैं। उनकी एक्सपोर्ट टारगेट मीट नहीं हो पा रहे, उनको ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। उसकी एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ पर पिछले 10 साल से नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, और उसका पूरा फायदा जो है वो इंडिया ने लिया। वहाँ पे वो तमाम बाइंग हाउसेज जिनसे हम काम करते हैं वो सब इंडिया के अंदर हैं। उनके तमाम जितने की पोस्ट पे लोग हैं वो तमाम इंडियंस हैं। तो वो अपने मुल्क को फेवर करते हैं और हमसे नफरत करते हैं। अच्छा, आप कहते हो कि सिक्की जी, आप जो लार्ज सेक्टर जो है वो फिर भी बहरहाल स्टेबल है। आप ये समझते हो कि एसएमईज जो छोटे और दरमियानी ताजिर है, जो कि आपके 80% जो आपके अपनी मुल्क के लिए जो है वो कहते हैं कि मईशत में रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखते हैं, आप समझते हो कि उनके लिए पॉलिसीज़ जो है वो बेहतर हैं? सर देखें, इस वक्त जो है ना छोटे ताजिर के लिए पॉलिसी है ना बड़े के लिए है। इस वक्त ओवरऑल जो पूरी इंडस्ट्री है वो एक शिकंजे में फंस चुकी है।
और वो जो ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ नामुमकिन हो गई है। इस वक्त आप किसी छोटे सनतकार से बात कर लें, बड़े सनतकार से बात कर लें, जो टेक्सटाइल से वाबस्ता है, जो एक्सपोर्ट से वाबस्ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस बात तो कर रहा हूँ कि चूंकि आप टेक्सटाइल के साथ साथ आप टॉवल इंडस्ट्री के साथ साथ आप नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो लाजमी बात है कि नॉर्थ कराची में भी सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, बहुत सारी और भी सनतें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक बड़े ताजिर होने के नाते, कि SMEs जो है, रिटेलर्स, वो यकीनी तौर पे जो है किसी भी कारोबार की फैलाव में बहुत अहमियत रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि बड़े ताजिर और छोटे जो ताजिर हैं या लार्ज मैन्युफैक्चरर, वो SMEs के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, SMEs के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते का जो सवाल है वो ये है कि उनके जो प्रॉब्लम है, जो इस वक्त रिटेल स्टेज पे जो काम कर रहे हैं या होलसेल स्टेज पे काम कर रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टैक्स नेट का है। और टैक्स नेट का जो ये सिलसिला है, जो हमारे यहाँ विद होल्डिंग टैक्स के नाम पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया, तो उसके बाद टैक्स नेट तो कभी बन ही नहीं सकता। हर जगह हर चीज़ के अंदर एक होल्डिंग टैक्स के नाम पे टैक्स को चार्ज कर लिया जाता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो एक बगैर किसी टैक्सेशन के, बगैर किसी भी बुक कीपिंग के वो चलना शुरू हो जाती है। इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जितना भी माल इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे होल्डिंग टैक्स 6% चार्ज कर लिया जाता है एज ए इनकम टैक्स, जिस वक्त के माल क्लियर हो, माल जिस वक्त इंपोर्ट होता है जी। वहीं पे सेल टैक्स चार्ज कर लिया जाता है, वहीं पर जो है ड्यूटी चार्ज कर ली जाती है। जबकि ये जो सेल टैक्स है, ये उस वक्त चार्ज होना चाहिए जब रिटेलर उस गुड्स को सेल कर रहा हो। जब तक आप रिटेल स्टेज के ऊपर सेल टैक्स को राइज नहीं करेंगे तो ये सेल टैक्स का निज़ाम नहीं चलेगा। ठीक है। आप आज यूरोप को स्टडी कर लीजिए, अमेरिका को स्टडी कर लीजिए, वहाँ देखिए क्या सेल टैक्स इंपोर्ट स्टेज पर लिया जाता है या रिटेल स्टेज पर लिया जाता है। अगर वो रिटेल स्टेज पर लेते हैं तो आपको भी रिटेल स्टेज पर लेना चाहिए, ताकि वो चीज़ वहाँ पर फिर सामने आएगी कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से। अब तो इनपुट आउटपुट उसमें सारा मामला गड़बड़। वही मैं कह रहा हूँ, हम ज़्यादातर तिजारती खसारे और करंट डेफिसिट और ये आवाम को इतना आदत शुमार फंसा दिया गया है कि आवाम भी जो है ना वो इन चक्करों से निकलना चाहते हैं। हकीम शाह साहब, जो इन्होंने बात कही कि SMEs के लिए प्रॉब्लम्स के लिए सेल्स टैक्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका, फिर शनाख्ती कार्ड का प्रॉब्लम है आपका, फिर रजिस्ट्रेशन भी लोड, टर्नओवर पर टैक्स है, ये सारी चीज़ें, क्या सूरत हाल है इसमें SMEs के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने स्मॉल ट्रेडर्स का मौक़िफ़ पेश करूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। देखें, जब से बजट पेश किया गया है, बहुत सारे गैर ज़रूरी टैक्सेस लगा दिए गए हैं बिज़नेस कम्युनिटी पे, और मेरे ख़्याल से सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स ही नहीं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो परेशान हाल नहीं है। और देखें, हमें भी पता है कि कोई भी मुल्क टैक्स के बग़ैर चल नहीं सकता, बेशक, और बिज़नेस कम्युनिटी बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की मईशत की, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा रवैया अख्तियार किया गया है ताजरों के साथ कि वो मईशत को बढ़ाने के बजाय हम समझ रहे हैं कि वो ख़ुद मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और मईशत को घटाना चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लिए जब आपका जो एहतजाज चल रहा है SMEs का, ये एहतजाज नेचुरली 11 नुकात थे ना, 11 या 12 नुकात थे, उसमें हुकूमत ने कितने मान लिए? देखें, हमारी मुख्तलिफ मुतअद्दिद बार हमारी जो है ना उनसे मुलाकातें हुई। वो उनका रवैया मीटिंग में एक होता है, जब वो मीडिया पे आते हैं तो उनका टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो हमसे ये भी कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी ये मुतालबात मान भी लेते हैं कुछ। जब हम उनसे कहते हैं कि आप नोटिफिकेशन जारी करें तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करते। और यही वजह है कि जो ताजिर आज उसको अपनी दुकान पे बैठ के कारोबार करना चाहिए था, वो रोड पे या तो एहतजाज कर रहा है या जो है भूख हड़ताल कर रहा है। तो इस हुकूमत ने सबको मजबूर कर दिया है। नहीं तो अभी जो आपने हड़ताल किए, आपकी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, आपने जाके लॉकडाउन किया, मतलब कि धरने वरने दिए, एहतजाज किया, मुजाहरे किए, अब आपने दोबारा 29 और 30 अक्टूबर को जो आप हड़ताल की कॉल दी है मुल्कगीर, और आपको भी पता है 31 मार्च को जो है फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च भी है, क्या कोई तसलसल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, ये तो हमारे तो मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत से, किसी तरह भी इसको सेटल डाउन करें जो भी हमारे मुतालबात हैं, लेकिन वहाँ पर बजाय बातचीत करेंगे वो FBR के ऑफिस के पास गए तो वहाँ पर तशद्दुद किया गया। वहाँ पर एक ऐसा रवैया बरता गया जैसे कोई इंडिया के ताजिर आ गए हों पाकिस्तान में। तो उसके बाद ज़ाहिर है यही फ़ैसला किया गया कि हमने पहले 28 और 29 को कॉल दी थी, लेकिन मरकज़ी तंजीम ने तारीखें चेंज करके
28 और 29 की जो है ना वो 29 और 30 की कॉल दी है, और इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें हर शख्स परेशान है, और चाहे वो पॉलिटिशियन अगर कोई अपोजिशन में है वो अपने तौर पे एहतजाज कर रहे हैं और ताजिर अपने तौर पे एहतजाज कर रहे हैं, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सवाल ये है कि 31 मार्च को देखते हैं कि आप आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमत एक प्रेशर, तो क्या इस प्रेशर को मजीद बढ़ा के आप अपने मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं? देखें अगर आप हमारे मुतालबात हक पे हुए तो वो मानेंगे। देखें ये एक चीज़ है कि अगर वो सिर्फ प्रेशर आने पर ही हमारे, अगर उन्होंने मुल्क की मईशत को बचाना है, वो कहते हैं कि हम ठीक है, तो शायद वो ना भी माने। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा इस पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे मुतालबात जायज़ हैं। हम चाहते हैं कि जो हम पहले से टैक्स दे भी रहे थे, आज भी दे रहे हैं, हम आइंदा भी देना चाहते हैं, लेकिन इसका तरीक़ेकार आसान होना चाहिए ताकि हम मईशत को भी चला सकें। इस मुल्क के लिए जो ताजिर बरादरी ने पहले किया है वो आइंदा भी जारी। शनाख्ती कार्ड पे आप इतने ज़्यादा क्यों हैं आप लोग? शनाख्ती कार्ड की अगर शरायत है कि 50,000 की सेलिंग तो शनाख्ती कार्ड दे, तो शनाख्ती कार्ड के लिए तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मैं ये मेरे अपने इल्म के मुताबिक कि जब आप मोबाइल का सिम लेने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड नंबर बताते हैं। जब आप जहाज़ से सफ़र कर रहे हो तो टिकट जब लेने जाते हैं तो वहाँ आप शनाख्ती कार्ड का नंबर बताते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर शनाख्ती कार्ड के नंबर बताते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं शनाख्ती कार्ड में। तो फिर अगर कोई ख़रीदारी करते हुए शनाख्ती कार्ड की तलब करता है तो इसमें कोई ऐसे मसला तो नहीं? आपने इसको इशू किया हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ट्रैवल करते हैं, आप शनाख्ती कार्ड देते हैं, कुछ भी सिम लेते हैं, आप एक सिम लेते हैं, तो आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है। देखें असल में सिर्फ बात इस चीज़ की है कि आप ताजिर को एक आसान तरीका दें कारोबार करने का, ठीक है। हमें कोई इससे वो नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड ना लें, लेकिन शनाख्ती कार्ड के बाद आप क्या करने वाले हैं ताजिरों के साथ, हमें उस चीज़ का खदशा है कि आपने जो हम समझ रहे हैं, जो हमें ये पता चल रहा है कि आपने ऑडिट्स करने हैं ताजिरों के, आप जो है करप्शन का रास्ता खोल रहे हैं। FBI के लोग आके हर रोज़ आपको तंग करेंगे, और 50,000 की सेल, आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो चुकी है। क्या है, हर आने वाला कस्टमर 50,000 की खरीदारी कर लेता है। इसको हम किस तरह जो है वो हर एक से शनाख्ती कार्ड तलब करेंगे? और देखें अभी शनाख्ती कार्ड आपने देखा कि एक शनाख्ती कार्ड पर एक फैमिली में 10-10 लोग जो है वो शनाख्ती कार्डों में जो है ना वो घुस चुके थे कि फैमिली ट्री में, ठीक है, फैमिली ट्री में। लेकिन वो तो किस तरह संभालेंगे? देखो बेहतर हो गया है, लेकिन क्या इस तरह अगर हर एक से हम तलब करेंगे शनाख्ती कार्ड तो क्या ये सिक्योरिटी का इशू नहीं बनेगा? मेरा ख्याल है कि शायद बहरहाल आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर मैं उस्मान साहब से भी राय लूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि एक थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो हम इस पर ब्रेक ही जाते हैं। दोबारा जब ब्रेक से हाजिर होंगे तो हम उस्मान साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ, और आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं उस्मान अली साहब और हकीम शाह साहब। वफ़े में जाने से पहले हकीम शाह साहब से एक बात हो रही थी कि शनाख्ती कार्ड के हवाले से कि जो SMEs की सबसे बड़ी जो उनकी शराइत में तो जो उनको मुखालफत या इख्तलाफ है, उनमें से एक वजह जो है वो शनाख्ती कार्ड का तलब करना है कि जब ख़रीदार ख़रीदारी के लिए दुकान पर आए तो दुकानदार उससे जो है वो शनाख्ती कार्ड तलब करेगा 50,000 से ज़ायद की ख़रीदारी पे। इस पर थोड़ा इख्तलाफ था। चूँकि उस्मान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चूँकि लार्ज सेक्टर से मैन्युफैक्चर से उनका ताल्लुक़ है, मैं ये पूछूँ उस्मान भाई कि जैसे इन्होंने बात कही शनाख्ती कार्ड के हवाले से, आप इनकी बात से एग्री करते हो? देखिए, शनाख्ती कार्ड जो अगर मांगा जा रहा है वो उस शख्स की रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जा रहा है कि जो बायर की रजिस्ट्रेशन हो जाए कि कौन किस बायर को ये चीज़ फरोख्त हुई है। तो उसकी वजह शनाख्ती कार्ड से लेने की ये नहीं है कि वो शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा है और शनाख्ती कार्ड एक फॉर्मेलिटी, उसके पीछे एक पूरा नेट है जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है। नेचुरली आप इस समझते हो मनी लॉन्ड्रिंग या 2 नंबर पैसा जो काला धन है आप उसको रोकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं कि काला धन रोकने के लिए कह लें, या उसकी आमदन से ज़्यादा अखराजात के ऊपर आप आ जाएं, किसी भी चीज़ पे आ जाएं, ये शनाख्ती कार्ड। लेकिन शनाख्ती कार्ड लेने में कोई हर्ज नहीं है, ना देने में कोई हर्ज है, क्योंकि जो लोग सही हैं, फेयर हैं, आप देंगे? बिल्कुल मैं दूंगा। अगर ऑफिसर दूंगा। अगर 50,000 खरीदारी में जाते हैं उन्होंने आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा। सर देखें, मैं तो कम से कम 50,000 से ज़्यादा की खरीदारी जो है ना, मैं तरजीह देता हूँ कि वो मैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लूँ, कैश कैरी नहीं करता मैं। तो उसमें शनाख्ती कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरा डेबिट कार्ड चार्ज हो गया, मेरा क्रेडिट कार्ड चार्ज हो गया, तो मेरी सारी शनाख्त आ गई, मेरा शनाख्ती कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये शरई मसला है, बहुत सारे लोग सूद के पैसा इस्तेमाल नहीं करते। डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूं मैं, डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूं। डेबिट कार्ड में भी चार्जेस आ रहे हैं ना, आपके फिक्स चार्जेस तो आ रहे हैं ना? फिक्स चार्जेस नहीं आ रहे, वो सिर्फ आपको फैसिलिटी यूज करने के 25 रुपए आ रहे हैं जी। वो तो आप कोई भी अगर मैं फैसिलिटी लूंगा, रिक्शा में बैठ के जाऊंगा, उसके भी पैसे दूंगा ना। तो आप ये समझते हो प्लास्टिक कार्ड जो है उसके रिवाज होना चाहिए? बिल्कुल 100%।
प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग होना चाहिए। आज बांग्लादेश के अंदर 80% कारोबार जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो रहा है। हर दुकानदार ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कनेक्ट है। हमारे यहाँ जो लोग बैंकिंग में थे वो अपनी बैंकिंग बंद करके अब सब कैश ट्रांजेक्शन पे आ गए हैं। चले जी, मान लिए बात यह कि शनाख्ती कार्ड के अलावा से जो एसएमईस की आप बात करते हैं कि वो कहते हैं कि चले जी, आप कहते हैं ठीक है, फिर एक टर्नओवर पर जो टैक्स लगाया है उन्होंने, सर यही तो सबसे बड़ा मसला है। 1.5 देखिए, टैक्स पे टैक्स, होल्डिंग टैक्स, टर्नओवर पर टैक्स, इस पे टैक्स, उस पर टैक्स। सिंपल आपने इनकम टैक्स चार्ज करना चाहिए जो दुनिया के अंदर तरीका है। जो मेरी आमदन हो उस पर आप टैक्स लगाएं, मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। मेरी आमदन से पहले आप मेरे पे होल्डिंग टैक्स लगा के एक बड़ी रिकवरी कर लेते हैं और उसके बाद मुझे कहते हैं कि मैं अपनी तमाम रिटर्न सबमिट करूँ। ये होल्डिंग टैक्स का जो कारोबार है इसको ख़त्म करना चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेशन में आना चाहिए। क्या कहते हो आप हकीम शाह साहब? देखिए, सेल टैक्स की अगर हम बात करें 17% जो इंपोर्ट करते हैं वहीं पर हमसे चार्ज कर लिया जाता है। ये एडवांस इसका मतलब ये जो डबल हो गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 34% हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। 17% सेल टैक्स जब हम इम्पोर्ट स्टेज पे पे करते हाँ जी। हैं तो जब हम सेल करते हैं तो वो टैक्स जो है वो हमारी उसमें से लेस हो जाता है और जो एडिशनल जो प्रॉफिट पे हम जो सेल करते हैं उस प्रॉफिट पे फिर सेल टैक्स चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये स्टेज वाइज चलता है जी, प्लस माइनस होता हुआ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस तरह। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अब जो टर्नओवर टैक्स है वो लगा दिए 1.50 लगाया ना? 1.50। हमारा तो मुतालबा है कि 0.25 आप वो तो पहले भी था, 0.25। बिल्कुल। और इसके अलावा आप जो फरोख्त कुनंदा है कोई भी वो फरोख्त करता है तो उससे आपने 4.5% जो है टैक्स वो काट के आपने हुकूमती ख़जाने में जमा कराने, तब आपको विथहोल्डिंग एजेंट बना दिए गए आप इस हवाले से। अब ये इतना पेचीदा निज़ाम किस तरह चलेगा? आप आसानी पैदा करें, इसीलिए हम कहते हैं कि आप फ़िक्स टैक्स मुतारिफ़ कराएं ताकि ताजिर जो है वो बहुत सारे टैक्स नेट में टर्नओवर पर टैक्स है तो उस पर ये कहते हैं कि जनाब के मैंने जो सुना नहीं कि अपने ताजिरों से कि टर्नओवर पर टैक्स का मतलब ये हुआ कि जनाब इनके पास अपनी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक प्रॉफिट मार्जिन बड़ा महदूद होता है कि अब उस अब मिसाल के तौर पे जैसे कि मोबाइल सेलुलर फ़ोन है, सेलुलर फ़ोन का जो कारोबार है इसमें लाखों रुपए का टर्नओवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक आम दुकानदार है उसका टर्नओवर जो है वो कम होता है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि उसमें प्रॉफिट और मार्जिन भी कम होता है, फिर उस पर 1.5 का जो आपके वो टर्नओवर लगा दिया, एक तो आपका ये शरायत है। सेल्स टैक्स पर जो ये बात कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो आप दे देते हो दुकान पे कटता है, इम्पोर्ट के तौर पर भी आप सेल्स टैक्स देते हो तो वो रिटर्न वगैरह होता है क्या? जी, एडजस्टमेंट होती है। बिल्कुल। सेल टैक्स जो इंपोर्ट स्टेज पे आपने दिया है और जो रिटेल स्टेज पे दिया है उसमें आपको एडजस्टमेंट हो जाती है, जो डिफरेंस होता है वो आप सरकार में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक, शबीर साहब मैं आपको दोबारा लेता हूँ। मैं आपको, मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं BMG ग्रुप के सरबराह सराज कासिम तेली साहब, और सराज कासिम तेली साहब से हम पूछ लेते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम सराज साहब। जी अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सराज साहब ये बता दीजिएगा, ये आपके इल्म है कि 29-30 अक्टूबर को SMEs ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी है, 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च भी है फजलुर रहमान का, कैसा देख रहे हैं आप, क्या समझते हैं इन मामलात को? ये हड़ताल वाले की बात हो रही है 29 तारीख की, ये SMEs का मेरे ख्याल से नहीं है, ये है शटर पावर की हड़ताल। इसको आप SMEs कह रहे हो, मुझे नहीं पता। SMEs अलग चीज है, शटर पावर अलग चीज है। और अगर जो भी है, ये हमारे छोटे ताजिरों का एक वो तलबा है जो ये ये कर रहे हैं, उनका पूरा हक है कि वो हड़ताल करें या जो भी करें, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर बातचीत से मामला हल हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। और इन्होंने बातचीत जारी भी रखी थी, शायद उसमें कुछ नरमी भी आई है FBR की तरफ से, और अगर वो बातचीत के जरिए हल करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। हड़ताल करेंगे फायदा कोई नहीं है, इसलिए कि देखें ये हर शख्स को टैक्स तो देना है, और वो टैक्स देने का तरीका उनसे डिसाइड करें और तरीका डिसाइड करें, और मिनिमम पॉसिबल टैक्स नेट में किस तरह का उसके क्या कहते हैं वो कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन, वो मिनिमम कैसे हो। इसलिए मसला हमारे छोटे ताजिरों का ये नहीं है कि वो टैक्स नहीं दे रहे या नहीं देना चाहते, मसला ये है कि वो कहते हैं हम FBR के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, और FBR के चक्रों में पड़ने से वहाँ FBR 2 नंबर का माल बनाने के लिए, हार्म ट्विस्टिंग करने के लिए ये सारी चीजें करता है। वो करप्शन से दूर होना चाहते हैं।
तो मैंने बीच में सुना था कि वो फिक्स टैक्स की कोई सिस्टम बनाने को तैयार है जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको बैठ के कोई फिक्स टैक्स या कोई ऐसा टैक्स जो टैक्स भी कम हो और डॉक्यूमेंटेशन भी कम हो कर लेना चाहिए। और अगर हड़ताल करना चाहे तो उनका हक है, ये नहीं कि नहीं कर सकते, मगर जी ये मुल्क सराज की साहब, बेहतरी। मैं जो बात करना चाह रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मामले पे किसी किस्म की इन लोगों की कोई मदद कर सकती है, या आप इस मामले पे कुछ थोड़ा बहुत जो भी है एक सालिस के तौर पे दरमियान में आना चाहते हैं, या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी कोई कोशिश कर रही है? मेरे पास इनके जो मरकजी लीडर है पंजाब में काशिफ साहब, वो आए भी थे और मैंने इनको भी कहा था, मैंने शब्बर जैदी को भी कहा था कि भाई पहले आप लोग आपस में सोच लो, अगर आप चाहोगे तो हम सालिसी का काम कर सकते हैं, ये कराची चैम्बर जरूर कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, मगर शर्त ये है कि पहले तो दोनों बैठ के ये समझाए कि वो चाहते क्या है एक दूसरे से, और फिर जब मैं कोई फैसला करूं तो वो ऑनर करना पड़ेगा। फिर इसमें ये नहीं हो सकता कि पसंद आए तो हम सारे किसी को माने, ना पसंद आए तो बात ये है कि अगर आज ये इतना उन्होंने इंतहाई फैसला किया कि 29-30 अक्टूबर को हड़ताल की, तो यकीनी तौर पे आपके इल्म में भी होगी कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में FBR के सामने उन्होंने धरने भी दिए थे, वहाँ उनको बुलाया गया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बावजूद बहुत सारे इनको वो उर्फ़ में कहते हैं कि जनाब के हरे बाग दिखाए गए, लेकिन फिर भी इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो आखिर उन्होंने हड़ताल की। अब सवाल ये है कि मुख्तलिफ जो चैम्बर्स हैं, जो लाहौर चैम्बर्स है, कराची चैम्बर है, या कोयटा चैम्बर है, पेशावर चैम्बर, इन चैम्बर्स को तो इन मामले में थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए, इन मामला को दुरुस्त कराने के लिए, इन SMEs के मामले के लिए। बात ये है कि ये जो तंजीम है पूरे पाकिस्तान में फैली है। सिर्फ कराची में 335-336 मार्केटें हैं, हर मार्केट के लीडर अलग हैं, हर मार्केट वाले अलग बात करते हैं। अब ये कराची में तो हम फिर भी ये उनसे बैठ के बात कर ले और हमारा वास्ता रहा इन सब से, मगर पंजाब में जितने लोग हैं और उनसे मैं बैठ के कितना बात करूं जब तक मुझे उनके कोई कमिटमेंट का पता ना चले। देखे ना, आज से 20 साल पहले कराची चैम्बर ने सिस्टम बना के दिया था, जिसको कराची से लेके खैबर तक हर छोटे ताजिर ने साइन किया था। यहाँ तक आपको याद होगा उस जमाने में उमर सिलिया साहब होते थे, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर थे और वो भी साथ थे इसमें और कमिट किया था। मगर पंजाब के कुछ ताजिरों ने जो उस वक्त के लीडर थे, क्या नाम है, रजाक बबर और इदरीस लोग थे, जो लाहौर के PML वाले, उन्होंने उसको समाज कर दिया, लास्ट में हालांकि साइन हो रहा था। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा पॉइंट ये है कि इनको भी समझना है ना, वो जमाना चला गया, अब टैक्स तो डेट में आना तो है। चलो, बहुत शुक्रिया साहब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपने भी बताई। जी शाह जी, क्या कहते हैं आप? देखें, हमें जो है वो जितने ताजिर हैं उनको कहा गया कि ये चोर हैं, हमेशा कहा गया, लेकिन समझ ये नहीं आता। पॉलिटिशियन कहते हैं, हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है या FBR है, उन्होंने कहा कि चोर है। अभी उन्होंने ख़ुद कहा कि 8 लाख मज़ीद जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट में आ चुके हैं। अगर वो चोर होते तो कैसे आते? आज जिस तरह MNAs, MPAs, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, उनकी तनख्वाहें जाती, कहाँ से जाती? और जिन लोगों को ये चोर कह रहे हैं, आज मुझे एक बताए, कोई एक ताजिर जेल में है? अगर चोर होता तो वो जेल में नहीं होता। मतलब छोटा ताजिर नहीं जेल में, बड़े ताजिर देखें, आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जी, एक्स प्रेसिडेंट हो, एक्स CM हो, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हो, वो सारे जेल में हैं। क्यों? पॉलिटिशियंस हैं। नहीं, बड़े ताजिर भी जेल में जो है ना, उन्होंने हमारे टैक्स को चोरी किया है। जी। हमें ये भी खदशात है कि हमसे टैक्स तो ले जाते हैं, क्या हमारे मुल्क पे खर्च होता है? होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना हमारे सेहत पे खर्च होता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है। क्या दे रही हैं? ये तो उल्टा ताजिरों को बेरोजगार कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे इतनी सारी दुकानें मसमार कर दी, कोई मुतबादिल नहीं, आज वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब रोजगार का कहकर बेरोजगार कर रहे हैं, घर मसमार कर दिए, सबको उनसे छत छीन लिए। तो हमें नहीं समझ आता, हम तो ये समझते हैं कि जितना मुहब्बे वतन ताजिर है
मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह देखिए, हमने कराची शहर में जो वक्त गुजारा है, बड़े ताजिर फिर भी चले जाते हैं, वो कहीं अमेरिका, कोई यूरोप, कोई बांग्लादेश जाके अपनी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, कोई श्रीलंका चले जाते हैं। यही छोटा ताजिर है जो इस कराची शहर में रहकर उन बदतरीन हालात को बर्दाश्त करता रहा और इस मुल्क की मईशत को भी इसी छोटे ताजिर ने ही बचाया है। बिल्कुल सही। तो आज इन ताजिरों के साथ ऐसा रवैया रखना, मेरे ख्याल से यही मुल्क दुश्मनी है कि आप ताजिरों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल पे जाए, हड़ताल से भी नुकसान होता है मुल्क का, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं ताजिरों को। कारोबार नहीं है, हम समझते हैं कि आज दुकान पे बैठ के भी कोई कस्टमर नहीं आता हमारे पास, तो हम अपने शटर्स नीचे करके ताले जाके एफबीआर के ऑफिस अच्छा, में जाके। आवाम की जानिब से एक छोटी सी शिकायत और भी है शाहजी कि आवाम ये कहते हैं कि जो छोटे ताजिर रिटेलर्स हैं, ये होलसेलर्स हैं, ये अपनी मनमानी कीमतों पे भी चीज़ें बेचते हैं। मतलब ये कि आज खुद भी उन्होंने कुछ थोड़ी सी महंगाई बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मतलब ये कि महंगाई की शरह कुछ बुलंद हुई है। आप क्या कहते हो? जैसे देखें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसा होता है वहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटीज बनी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं करते? ये कुछ ऐसे लॉबीज होती हैं जो इस तरह के मामलात करते हैं, लेकिन वो भी इनकी जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट के लोग हैं कि उसको कंट्रोल करें। हम उसके भी अगेंस्ट अगर कोई इस तरह के प्राइस बढ़ाते हैं तो ये नहीं बढ़नी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास छोटे ताजिरों को या एसोसिएशंस को या ताजिर इत्तेहाद के पास कोई फोर्स तो नहीं है, यही गवर्नमेंट ने ही करना है, उन्होंने ही कंट्रोल करनी है इन चीज़ों को। तो हम उनके भी अगेंस्ट है और हम तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा होता है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तजाज़ात पे जो दुकानें टूटी गई थी, जो जितनी भी लगता है, क्या उनमें से कंपनसेशन कितने को मिला, कितने परसेंट? किसी को भी नहीं मिला। नहीं, केएमसी ने कुछ किया, कुछ नहीं, तो जिनको दिए वो सिर्फ वो, मैं मीडिया को शुक्रिया अदा करूंगा कि उनका बड़ा रोल था और उन्हीं से बहुत ज़्यादा परेशान थे हमारे मेयर साहब। उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए उनको जगह अलॉट की है और कोई एक ताजिर ऐसा नहीं है जो आपको ये कह सके कि मुझे दुकान मिल चुकी है और मैं उस दुकान पे बैठ चुका हूँ। और जो जगह उनको अलॉट की गई हैं वो सारी डिस्प्यूटेड जगह हैं, ऑलरेडी वहाँ पर कब्जे हुए थे और अब वो कब्जा कौन छुड़ाएगा, ये मसला है अभी। ये मसला है जी। उस्मान साहब, इनका तो तजाज़ात का मसला था, फिर जो बात कही उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि आज आपकी इंडस्ट्री को अगर कोई मसला होगा तो आप तुर्की चले जाओगे, श्रीलंका चले जाओगे या चाइना चले जाएंगे। अक्सर गए? नहीं, अक्सर नहीं गए। मेरे सामने की बात है, कितनी टेक्सटाइल मटेरियल जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। बांग्लादेश जो टेक्सटाइल शिफ्ट हुई वो कब शिफ्ट हुई? कब हुई? आज से 20 साल पहले, जब कोटा रिजीम था, जब एक एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा था उसके पास जो थे ऑर्डर कहीं ज़्यादा थे उसके कस्टमर के, उन ऑर्डर्स को उसने मीट करने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर जगह जाकर फैक्ट्रियों को लगाया ताकि वो अपने कस्टमर को कंट्रोल कर सके। वरना कोई इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट नहीं हुई है। इस मुल्क से कोई ताजिर नहीं जाना चाहता। मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहता, 2-4 नाम तो मेरे पास हैं, 2-4 नाम मेरे पास है जिन्होंने यहाँ से अपने कारोबार को ख़त्म करके बांग्लादेश में जाके उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, किसी ने श्रीलंका लगाई। इसलिए लगाई कि उनको वो क्वांटिटी वहाँ पे मीट करनी थी, वो या कॉस्ट ऑफ डूइंग वहाँ पर। कॉस्ट ऑफ डूइंग तो जाहिर सी बात है। वहाँ देखिए, बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बांग्लादेश जो है वो, आपको पता है कि इस वक्त उसकी ग्रोथ कितनी है? तकरीबन 8% के करीब। जी, 8% की ग्रोथ जी। और उसकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ रही है? 16%। और आज बांग्लादेश के अंदर जो पोजीशन ये है कि उसके पास आईटी के फ्रीलांसर लोग कितने अवेलेबल हैं? 6 लाख लोग। सही। आज बांग्लादेश ने कितने इकोनॉमिक जोन पे काम कर रहा है? 100 इकोनॉमिक जोन पे काम कर रहा है। बांग्लादेश का टारगेट है कि अगले 20 साल में वो डेवलपमेंट कंट्री में शामिल हो जाएगा। हाँ, ये तो हसीना वाजिद का भी आया था कि 2050 तक उन्होंने कहा था तरक्की याफ्ता मुल्क होगा हमारा जी मुल्क। और अभी वो कहाँ है? एलडीसी में, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के अंदर। जी बिल्कुल। आपके मुल्क के अंदर से कॉटन जो एक्सपोर्ट हो रही है किस रेट पे हो रही है आपको आइडिया है? $1.54 पर केजी। जब इस कॉटन से मैं तौलिया बनाता हूं तो या बेडशीट बनाता हूं तो क्या प्राइस मिलती है मुझे? $4.25 से लेके $4.80। इस $1.54 की जो कॉटन है, जब मैं $4.80 में आपको एक्सपोर्ट करके दे रहा हूं तो इसका मतलब $3, $3.5 इस मुल्क के अंदर जनरेट हो रहे हैं। आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना? जी, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इस वैल्यू एडिशन को आप मुझे क्या सपोर्ट करके दे रहे हैं? मैं इस रॉ कॉटन को जो आपको एक्सपोर्ट करके दे रहा हूं, और टावल इंडस्ट्री के हवाले से मैं आपको खास बात बताऊं कि जो वेस्ट कॉटन है
वो भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं टावल बना के। बिल्कुल। आज अमेरिका की एक बहुत बड़ी सनत जो वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिसाइकिल कॉटन से फीड हो रही है। उस रिसाइकिल कॉटन के अंदर हम यहाँ तक के जो हमारी बाहर से जो इंपोर्ट्स होती हैं ये अपना यूज क्लॉथिंग, वो भी हम उसके अंदर रिसाइकिल करके यूज करके उससे यान बना के और दोबारा री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कारोबार तो आपका भी तो वही है ना, मतलब कि वो सेकंड हैंड क्लॉथिंग। तो सेकंड हैंड क्लॉथिंग के जो है वो टेक्सटाइल मिल में दोबारा उससे रुई बनती है और रुई बन के उससे धागा बन रहा है और धागा बन के उससे तौलिया बन रहा है। तो सर ये पूरा जो ये काम हो रहा है, देखिए टैक्स नेट आपका कब बढ़ेगा? आज जो 5,500 अरब की बात हो रही है वो कहाँ से आएगा? जब तक आपके मुल्क के अंदर कारोबारी तबके की रुझान नहीं बढ़ेगा, आपके पास कारोबार नहीं फ्लोरिश करेगा। आज यूएस इकॉनमी किस चीज़ पे बेस करती है? आज सबसे बड़ी इकॉनमी कहलाती है, इसलिए कि उनका टर्नओवर सबसे बड़ा है, इससे सबसे बड़ी बाइंग पावर उनके पास है। आप अपने मुल्क के अंदर जब तक बाइंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने मुल्क में टर्नओवर नहीं बढ़ाएंगे, आपके जहाँ तो जो चीज़ें हो रही हैं वो मुंजमद हो रही हैं, सेल्स घट रही है, कारोबारी परेशान क्यों हैं? आप अगर एक एसएमई जिसको कह रहे हैं या जिसको दुकानदार कह रहे हैं, उसको अगर कारोबार करने के मौके देंगे तो खुद ब खुद टैक्स जनरेट होगा। टैक्स तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होना है। लेकिन बहरहाल आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि एसएमईज यानी कि छोटे और दरमियानी ताजिर जो कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इनको जब तक कि आप एम्पावर नहीं करेंगे, इनको मुतमईन नहीं करेंगे तो आपकी इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उनको मुतमईन करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको वो इन्वायरमेंट दें जिस इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके। अच्छा, मैं आपकी बात करूंगा। मेरे साथ लाइन पे इस वक्त हैं जनाब के वो सिंध डिवीजन के सदर हैं जो मैंने ताजरान के जावेद शम्स साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं कि उनके क्या मौक़िफ़ इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद शम्स साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जावेद शम्स साहब, ये बता दीजिएगा कि 29-30 के अक्टूबर की जो आपने हड़ताल की कॉल की है, ये हड़ताल की कॉल क्या आज़ादी जो मार्च है फजलुर रहमान की उसके साथ जुड़ी हुई है या उनकी हिमायत में ये हड़ताल की कॉल दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, बात यह है कि आपको अंदाजा होगा कि कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान के 1 करोड़ से ज़ायद जो छोटे ताजिर हैं वो परेशान हैं और उनको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये आपके जरिए पैगाम पूरे पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि छोटा ताजिर अपनी बका की जंग लड़ रहा है, ना वो किसी फजलुर रहमान के लिए जा रहा है ना किसी और के लिए। लेकिन सर जी ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग तो बड़ी खतरनाक है, ये टाइमिंग तो बड़ी खतरनाक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। 29 और 30 की हड़ताल अपनी बका की जंग के लिए। हमने 2 दिन पहले भी हमारी आला क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खुला खत भेजा है कि बराए करम हम तमाम चीजों पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है पाकिस्तान और उसकी सालमियत के लिए, लेकिन 2-3 चीजें हमारी मान ली जाए, हम किसी हड़ताल पे नहीं जाना चाहते। हमने पहले भी हड़तालें मौक़र की हैं और आइंदा भी हम आपके साथ तैयार हैं, लेकिन आपको हकीकी नुमाइंदों छोटे ताजिरों को जो मुल्क चलाते हैं, चंद हजार ऊपर बैठे हुए खुद साख्ता बड़े ताजिरों को छोड़ के जेनियन 1 करोड़ 14 लाख से ज़ायद ताजिरों को आप आके बैठे हैं, उनके मसाइल देखें। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी छोटा ताजिर है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जावेद शम्स साहब। आपकी बात भी मतलब ये कि यहाँ तक तो हो गई कि जनाब ये लगी मुल्क की दुश्मनी के लिए नहीं किया उन्होंने, लेकिन टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। नहीं देखिए, हड़ताल जो हो रही है वो किस लिए हो रही है? अपने हुकूक के लिए नहीं, अपने हुकूक के लिए नहीं हो रही। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक कॉन्सेप्ट ये लिया गया है कि ताजिर जो है वो टैक्स देता है, ताजिर टैक्स नहीं देता। ताजिर तो सिर्फ उस टैक्स कलेक्शन में आपका साथ बनता है। टैक्स तो आवाम देती है, हाँ, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। जो कंज्यूमर है वो आपको टैक्स देता है, तो कंज्यूमर तक जो आपका रसाई है वो जरिए ताजिर है। आप कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जाके टैक्स नहीं ले सकते। तो ये रुझान तो आपको तो अपना जो आदमी जो आपका कमाऊ पूत है वो तो ताजिर है, उसको तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। वो दुकानदार है कमाऊ। वैसे पहला जो हड़ताल कर रहे हैं अपने एहतजाज कर रहे हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, इट्स राइट और रॉन्ग का सवाल ही नहीं है ना। वो देखिए, आप क्या कहते हैं सर? देखिए वो तो अपने हक में है। सर देखिए, मसला ये है कि वो क्यों गए इस पॉइंट पर, सोचने की बात ये है। हम उनको क्यों हड़ताल पे मजबूर कर रहे हैं? हम वहां तक इस बात को लेके गए क्यों हैं कि आज एक आदमी कहता है कि जी मैं दुकान बंद करके बाहर रोड पे आऊंगा। क्यों आऊंगा भाई? तुम्हारा क्या मसला है? तुम तो मेरे अर्निंग मेंबर हो यार। हकीम शाह साहब, प्रोग्राम चुके हम एंड की तरफ जा रहे हैं, आप अपने मुतालबात, अपनी बात जो कुछ कहना चाहें। देखें, फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं, आज़ादी मार्च कर रहे हैं, उनके लिए तो कमेटी बना दी,
और उन्होंने इनकार कर दिया बात करने से। ताजरों ने अब तक इनकार नहीं किया, लेकिन कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन कमेटी भी नहीं बनी और मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो उसका कोई हल भी नहीं निकलता। मतलब वो अब मौलाना फजल रहमान साहब के पास इनकी कमेटी जाएगी, लेकिन ताजिर बेचारा इस्लामाबाद पहुंच जाता है अपने इशू के लिए, उसके बावजूद भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। हम बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। समझते हैं कि हमारे साथ बैठें और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उसको मान के इस इशू को हल करें, हमारी स्ट्राइक वापस हो जाएगी। बात सही कही, बिल्कुल बात सही कही है। 2 लफ्जों में बताइए बस। बिल्कुल 2 लफ्जों में बता रहा हूँ कि देखिए, इस मुल्क के अंदर कारोबारी पहिए को आप खुदा के वास्ते चलने दीजिए। इस पहिए को जितना तेज घुमाएंगे आप, आपका उतना रेवेन्यू भी बढ़ेगा और मुल्क भी खुशहाल होगा। मतलब कि आप ये चाह रहे हो कि ये पहिए को इस तरह चलाए कि पंचर भी ना हो और वो पहिया तेज भी घूमे। जितना तेज इस कारोबारी पहिए को घुमाने में हुकूमती मशीनरी कामयाब होगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मुल्क भी खुशहाल होगा और आपके यहाँ जो है वो खुशहाली भी आएगी। ये बगैर कारोबारी पहिए के चले कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, हकीम शाह साहब और उस्मान अली साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जितने वक्त था नाज़रीन हम उस पर जितनी गुफ्तगू कर सकते थे वो हमने गुफ्तगू की। हमने कोशिश ये की थी कि जितने भी ताजिर, जितने भी तबक़ात के ताजिर हैं, जितने भी तंजीमें हैं जिनके कि उनके तर्जुमान हैं, उनकी तमाम की चीज़ों को हम उनके ख़यालात को आप तक पहुँचा सकें। कहाँ तक हम कामयाब रहे इसका फ़ैसला आप करेंगे। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम दोबारा इन्हीं प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।